देखो हम डिस्कस कर रही है इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसके बारे में। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करने के लिए हमें अगला हमारा जो सेक्शन होते हैं वो होते हैं गिब्स एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होती है। एक सेल के जो पोटेंशियल होती है, सेल पोटेंशियल ई होती है, उसके क्या रिलेशन होती है वो हमें देखना है। देखो एक बात होती है जो गिब्स एनर्जी होती है, मतलब जो कोई केमिकल में अंदर में जो एनर्जी रहती है उसके हम गिब्स एनर्जी कहती है। वो गिब्स एनर्जी क्या होती है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते जाती है। देखो जैसे वो रिएक्शन होती है, क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन के वो जो सेल क्या देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, मतलब सेल के पोटेंशियल होती है। और क्या होते हैं उसमें जो उसका जो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वो जो केमिकल जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे कम होते जाती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रही है। तो यही होती है जो केमिकल एनर्जी जो होती है वो होती है गिब्स का एनर्जी होती है। तो मतलब देखो जब कोई रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, ये जो गिब्स एनर्जी इसके हम डेल जी लिखते हैं, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट जो गिब्स एनर्जी हमें मेजर नहीं होती है। तो इसीलिए हम जो एनर्जी जो है उसके डिफरेंस हम मेजर करते हैं, इसीलिए डेल जी लिखते हैं। तो डेल जी क्या होते हैं, ये जो कोई जो केमिकल के अंदर जो एनर्जी होती है वो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे कम होते जाती है और उसके साथ साथ क्या होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए वो ई देती है। तो मतलब देखो उसका एक रिलेशन होता है एन एफ ई होती है। ई मतलब देखो सेल के जो पोटेंशियल वो पोटेंशियल होती है, और एफ के होते हैं, एफ होती है फैराडे, और एन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसमिशन हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले रही है, दूसरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे रही है, इसका जो नंबर है वो होते हैं एन। तो इसके देखो माइनस साइन है क्योंकि डेल जी धीरे धीरे कम होते जा रही है, उसी के कारण ई धीरे धीरे प्रोड्यूस हो रही है। तो ये नेगेटिव साइन में आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, आप इसके याद रख लीजिए। और देखो इसके साथ साथ हम डेल जी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपने क्लास 11 के थर्मोडायनामिक्स के पढ़ने के समय आपने डिस्कस किए थे, और फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या होती है, जब डेल जी के वैल्यू लेस देन 0 होती है तो क्या हो जाती है, और रिएक्शन जो होती है, मतलब किसी रिएक्शन में जब डेल जी लेस देन 0 होती है मतलब डेल जी नेगेटिव होती है, तो उस समय वो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। और जब डेल जी क्या होती है, डेल जी ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो वो रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या रिएक्शन होती है, देखो जब हम जिंक एक जिंक रॉड के हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो देखो इसमें हमें कोई टेम्परेचर इंक्रीज करना नहीं पड़ता, मतलब हीट नहीं देना पड़ता है, कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी भी नहीं देना पड़ता है, खुद ही खुद रिएक्शन होती है। और इसमें क्या होती है, जिंक सल्फेट हो जाती है और कॉपर का प्रेसिपिटेट आते हैं। देखो इस रिएक्शन की यूज करके तो डैनियल सेल डेवलप होती है। तो मतलब क्या है, जिंक और कॉपर के जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस वाला रिएक्शन है, ये हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन देखो जब हम ये करती है, जब हम कॉपर को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में लेती है, कॉपर की कहाँ लेती है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, तो इसमें क्या होती है, इसमें देखो ये CuSO4 नहीं होती है, CuSO4 और Zn नहीं होती है, मतलब इसका रिवर्स जो रिएक्शन है, इसका जो इस रिएक्शन के जो रिवर्स है, ये जो रिवर्स वाला है, ये तो रिवर्स वाला हो रही है, इस रिएक्शन के रिवर्स वाला क्या है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि डीएलजी जो है ना वो उसका वैल्यू इसमें पॉजिटिव होती है, इस रिएक्शन में डीएलजी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, इसी के कारण ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसके करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देना होगा, जिंक और कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्ट करना होगा, और उसके जो वोल्टेज होगा क्या, देखो डैनियल सेल के जो गैल्वेनिक सेल के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है गैल्वेनिक सेल के वो क्या होते हैं 1.1 वोल्ट,
जब हम ये 1.1 वोल्ट से ज्यादा जब इलेक्ट्रिसिटी जिंक और इलेक्ट्रोड, जिंक और कॉपर, ये जो कॉपर और जिंक ये कनेक्ट हुआ है, ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया हमारा प्लस। इसके हम एक्सटर्नल जब इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होती है, इसमें रिवर्स रिएक्शन होती है। और इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी के जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होगा। मतलब क्या, इससे ज्यादा जब हम पोटेंशियल देते हैं तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्या, उसे खुद नहीं होगा, वो बाहर से फोर्स अप्लाई करने के बाद वो होगा। तो देखो डेल जी की और एक कैटेगरी होती है, जब डेल जी इक्वल टू 0 होती है, डेल जी इक्वल टू क्या होती है, डेल जी इक्वल टू 0 हो जाती है। जब डेल जी इक्वल टू 0 होती है उस समय में वो होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है। क्या आती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम क्या होती है, देखो इक्विलिब्रियम मतलब मान लीजिए कि एक रिएक्शन ए से क्या हो रही है, ये कन्वर्ट हो रही है बी से, ये रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, बी भी ए से कन्वर्ट होगा। मतलब क्या, ये जो रिएक्शन है इसके हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और इसके हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ए से बी होने के जो रेट है उसके रेट, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब बी से ए होने के जो रेट है वो दोनों इक्वल होगा। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट जब इक्वल हो जाती है तो उस समय क्या होती है, हमें लगता है जो रिएक्शन है वो बंद हो गया, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रही है। लेकिन उसमें परिवर्तन इसी तरह से आ रही है कि उसमें जितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उतने प्रोडक्ट फिर बैकवर्ड रिएक्शन करके रिएक्टेंट दे रही है। इसी के कारण हमें कोई जो कॉन्सेंट्रेशन और जो केमिकल रिएक्शन के जो प्रोग्रेस होने के जो सिम्टम है वो हमें नजर नहीं आते। इस कंडीशन के कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होती है, ये जो डेल जी होती है इसके वैल्यू 0 के समान हो जाती है। ये हो गया हमारा कंडीशन। और देखो और एक बात होती है, ये जो डेल जी जब होते हैं हम जब स्टैंडर्ड स्टेट लेती है, मतलब क्या टेम्परेचर जब 298 केल्विन लेती है तो स्टैंडर्ड स्टेट में आ जाती है। तो स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होती है, देखो डेल जी नॉट, डेल जी नॉट मतलब क्या, स्टैंडर्ड स्टेट में जो फ्री एनर्जी के चेंज है उसके हम डेल जी नॉट और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड स्टेट में फ्री एनर्जी चेंज कहती है। उसमें क्या होगा, वो होगा एन एफ ई नॉट। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में जो सेल के जो पोटेंशियल होती है वो होते ई नॉट। तो ये दोनों इक्वेशन आप याद रख लीजिए। इसमें मैथमेटिक्स आती है, एक रिएक्शन आपके दे देगा ये और उसके सेल पोटेंशियल दे देगा, तो आपके बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसे एमसीक्यू में आती है और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आती है। तो इन दोनों जो इक्वेशन है आप याद रख लीजिए। और ये तीनों जो कंडीशन है डेल जी के साथ रिएक्शन के क्या कंडीशन होते हैं, ये तीनों आप याद रख लीजिए। देखो हम आगे बढ़ते हैं और इस सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं ये कंडक्टेंस होते हैं, जो सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके कंडक्टेंस होती है। कंडक्टेंस मतलब क्या होती है, कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का टेंडेंसी क्या होती है, वो होती है कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट हमें देखने के लिए हमें पहले देखना होगा रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस आप जानते हैं जो मेटालिक कंडक्टर होती है, मतलब जो कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये जो मेटल होती है इसके जब वायर में हम इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है इसमें एक बात आती है रेजिस्टेंस के। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है आप सभी जानते हैं, जो रेजिस्टेंस होती है वो पर्टिकुलर एक मेटल के ऊपर निर्भर करते हैं, उसके साथ साथ वो जो वायर के लेंथ कितने हैं उसके ऊपर निर्भर करते हैं, और उसके साथ साथ वो जो वायर कितने मोटे और कितने सरू, मतलब क्या है उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस मतलब क्या है, मान लीजिए एक मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर हो गया। ये आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू होगा रो एल बाई ए। ये रो मतलब रो क्या होती है, देखो रो होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है रो।
रेजिस्टिविटी होती है रो। और देखो एल क्या है, एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर। और ये क्या है, ये होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो इसके क्या होती है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेती है। तो देखो ये मान लीजिए कि एक कॉपर के वायर है, ये कॉपर के वायर है, तो इसका एक लेंथ है, ये लेंथ मान लीजिए कि क्या कितने हैं, एल है। इसके लेंथ जो है वो एल है, लेंथ एल है। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो क्या होती है, ये जो आप एक मार्कर देख रही है, मान लीजिए एक वायर है, इसके जो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें जितने स्पेस है इसके कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस साइड में जो स्पेस है इसके कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होती है। और रो क्या है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है उसके अपोज करने का मतलब क्या, वो जा रहा है उसके फ्लो को रोकने का जो टेंडेंसी होती है वो होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब फ्लो का इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है उसके जो रोकने का जो टेंडेंसी होती है वो होती है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो उल्टा मतलब रेजिस्टेंस के जो विपरीत होती है, ऑपोजिट होती है, वो होती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस। तो देखो इसमें जाने के पहले देखो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ये जो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होती है, ओम होती है, आप जानते हैं ओम होती है। और क्या है, और ये जो एल है, एल के यूनिट तो मीटर जानती हैं। और ये मतलब क्या है, स्पेसिफिक, ये मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो रो इसके कहते हैं रो, इसके यूनिट क्या होगा, ओम मीटर और सेंटीमीटर होगा, ऐसे होगा ओम मीटर सेंटीमीटर। देखो कंडक्टेंस क्या होते हैं, कंडक्टेंस के हम लिखते हैं जी, कैपिटल जी के तरह। कंडक्टेंस होती है रेजिस्टेंस जो आर है उसके उल्टा होती है, ऑपोजिट होती है। तो जी मतलब क्या होगा, 1/r होगा, 1/r होगा। 1/r जब होगा, देखो ये रिएक्शन है, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो इसके क्या होगा, ये ऊपर में चला जाएगा, ये ऊपर में चला जाएगा, और रो क्या आ गया, नीचे में आ गया, इसके साथ एल हो गया। तो इसमें देखो ये और एल, ये तो एक हो गया, और इसमें 1/रो आ गया। ये 1/रो जो है ना, ये 1/रो, इसके हम लिखते हैं कप्पा की तरह, कप्पा। कप्पा मतलब क्या होती है, ये होती है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रो होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सिमिलरली कप्पा होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो देखो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि कप्पा इंटू A/L। तो मतलब हमारा एक इक्वेशन आ गया, G इक्वल टू क्या है, G मतलब कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा A/L। याद रख लीजिए, हो गया। तो इसमें G क्या है, कंडक्टेंस, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये मतलब इसमें देखो एक बात देखो, ये जो है जो मेटेलिक वायर में वो क्या होते थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, और एल क्या है, लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर। लेकिन इसमें क्या है, देखो ये तो सॉल्यूशन है ना, इसमें क्या है, ये सॉल्यूशन है। तो ये देखो ये सॉल्यूशन हो गया, ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन। हम मान लीजिए कि हम ऐसे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ये दोनों इलेक्ट्रोड है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसमें इतने तक सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड के यहां तक दे दी। तो ये जो इलेक्ट्रोड की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो इलेक्ट्रोड की जो लेंथ है ना, ये एल होती है। एक एक इलेक्ट्रोड के जो लेंथ है वो एल होती है। और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एरिया होती है वो होती है ए हो जाती है। तो ये आप ध्यान से याद रखना, क्योंकि देखो ए और एल एक सेल में अलग होगा, क्योंकि ये कोई एक वायर नहीं है, इसमें सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है। तो दो इलेक्ट्रोड के जो लेंथ होती है उसका लेंथ होगा एल होगा, और दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो एरिया होती है वो हो जाएगा एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो इसके बाद देखो हम यूनिट देख लेते हैं, क्या यूनिट होती है। तो आर की यूनिट क्या है? आर की यूनिट होती है ओम। तो जी के यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स। जी के यूनिट होगा ओम इनवर्स होगा। तो इसके हम कहते हैं मो, क्या लिखते हैं? मो। और एसआई में क्या लिखते हैं? सीमेंस। एसआई में जी की यूनिट क्या होती है? सीमेंस। सीमेंस एस। जी की यूनिट क्या हो जाती है एसआई में? ये क्या है? एसआई क्या यूनिट है? सीमेंस। याद रख लीजिए, जो कंडक्टेंस है उसके यूनिट है सीमेंस। तो सीमेंस हो गया। तो ए के यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और एल की यूनिट होगा क्या? मीटर। एसआई में हम कंसीडर कर रही है। तो मतलब ए बाई एल क्या होगा? देखो ए बाई एल क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मीटर स्क्वायर और इसमें मीटर। तो मतलब इसका आ गया मीटर। तो देखो जी के साथ हम जब कंपेयर करते हैं तो जी के यूनिट क्या होगा? तो देखो ये जी इक्वल टू कप्पा इंटू ए बाई एल। मतलब ऐसे हमें यूनिट दिख रही है, यूनिट ऐसा ही जो कॉन्वेंशन है उसमें। तो जी के यूनिट क्या है? ओम है, ओम इनवर्स है। और सीमेंस मान लीजिए सीमेंस है, ये यूनिट है, जी के यूनिट सीमेंस है। और इसके बाद कप्पा का हम यूनिट निकलते जा रही है। और ए और एल का यूनिट क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है? के का कप्पा का यूनिट क्या हो गया? सीमेंस मीटर इनवर्स। सीमेंस मीटर इनवर्स हो गया। और जब ये मीटर के रिप्लेस करके आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? कप्पा इक्वल टू कप्पा, ये इक्वल टू नहीं है, ये यूनिट है, ये कप्पा का यूनिट है। ऐसे आप इक्वल नहीं दे सकते हैं। ये कप्पा का यूनिट क्या होगा? सीमेंस। अब सेंटीमीटर में हो जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स है। हो गया हमारा काम। तो आप याद रख लीजिए, ये दो चार बातें हैं। कौन सा बात है? पहले तो ये जी का यूनिट है, जी का यूनिट ये आप नोट करते जा रहे हैं, नहीं तो भूल जाओगे। देखो जी का यूनिट क्या है? ओम इनवर्स है, इसके मो कहते हैं। और इसके सीमेंस भी लिखते हैं हम, यस कैपिटल एस द्वारा हम लिखते हैं। तो सीमेंस है इसका, जी के यूनिट मतलब कंडक्टेंस के यूनिट सीमेंस हो गया। तो कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस उसके यूनिट क्या होगा? सीमेंस पर सेंटीमीटर। और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस मीटर इनवर्स, इन दोनों यूनिट हो गया। तो यूनिट के काम हमारा खत्म हो गया। देखो हम तो मेटालिक जो कंडक्टर होती है, मतलब वायर जो होती है, आयरन, कॉपर, निकेल और सिल्वर, गोल्ड, ऐसे जो मेटल होते हैं उसके जो वायर होते हैं उसके कंडक्ट, उसके रेजिस्टेंस हम देख लिया। तो देखो रेजिस्टेंस जो होते हैं उसके वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? सबसे पहले बात होती है, देखो आप जानते हैं जो सिल्वर है उसके रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। तो उसके बाद जो आयरन है उसके रेजिस्टेंस और ज्यादा होती है। इसके मतलब क्या है? जो रेजिस्टेंस है वो सबसे पहले बात आती है मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड होती है। इसके बाद क्या है? उसमें कितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है। जितने नंबर ऑफ ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन कैरी करने के, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जितने अवेलेबल होगा उसके जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के जो पावर है, क्षमता है, वो ज्यादा होगा। मतलब क्या है? जितने ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका रेजिस्टेंस उतने कम हो जाएगा। इसके बाद देखो और एक फैक्टर आती है, वो फैक्टर होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होती है? जब टेम्परेचर बढ़ जाती है, देखो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होती है आप जानते हैं, जो मेटालिक जो वायर होते हैं उसके रेजिस्टेंस बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। ये हम देख लिया मेटालिक जो वायर है उसके रेजिस्टेंस के क्या नेचर है। इसके बाद देखो हमें देखना होगा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के क्या होते हैं? कंडक्टेंस होती है। तो कंडक्टेंस के भी नेचर होगा, तो वो नेचर क्या होगा हमें देखना होगा। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन के कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होती है? तो आप तो जानते हैं सॉल्यूशन मतलब क्या? उसमें आयन ही तो है, कैटायन है, एनायन है, ये दोनों आयन है। और आयन इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रही है। इधर मेटालिक वायर में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहे हैं। और उधर जो आयनिक जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है? जो कैटायन और एनायन इन दोनों इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रही है। तो मतलब क्या है? सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस जो होगा वो किसके ऊपर निर्भर होगा? तो उसके जो नेचर है वो
नेचर मतलब क्या है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम जो सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रही है, ये सोल्यूशन मान लीजिए एक सोल्यूशन है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड से हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहे हैं, और इसमें हमें क्या एक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, दे रखा है। तो ये नेचर, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर क्या है, मतलब क्या, वो वीक है और स्ट्रॉन्ग है। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, वो फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा कैटायन और एनायन में, जैसे केसीएल होती है। केसीएल क्या होती है, फुल्ली डिसोसिएट होकर के प्लस प्लस सीएल माइनस ऐसे प्रोड्यूस करेगा। लेकिन देखो जब आप एसिटिक एसिड में आती हो, तो एसिटिक एसिड क्या होती है, वो एसिटेट आयन देती है, CH3COO माइनस देती है, और उसके साथ वो H प्लस देती है। लेकिन इसके बाद क्या होती है, अब जब देखोगे इस बाद में हम इसके डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन आप जानते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है वो फुल्ली डिसोसिएट नहीं करती। मतलब क्या है, आप 100 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल ले लिया, वो 100 से मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, हम डिटेल डाटा, एक्चुअल डाटा नहीं डिस्कस कर रही है, 100 एसिटिक एसिड कंसिडर कर लिया, उसमें क्या है 80 एसिटिक एसिड डिसोसिएट कर रही है, और जो 20 है वो अनडिसोसिएट। मतलब क्या 20 अनडिसोसिएट होगा, तो 80 क्या है डिसोसिएट, और 80 डिसोसिएट करके क्या होगा, ये एसिटिक एसिड एसिटेट आयन होगा और हाइड्रोजन आयन होगा। तो मतलब क्या है, ये फुल्ली डिसोसिएट नहीं कर रहे, इसीलिए ये पार्शियल डिसोसिएट कर रही है। पार्शियल डिसोसिएट करने के कारण क्या, उसको तो अवेलेबिलिटी आयन कम हो जाएगा ना, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अवेलेबिलिटी आयन हाई है, तो इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट में अवेलेबिलिटी आयन लो है। इसके कारण क्या होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं उसके नेचर क्या है, उसके ऊपर निर्भर करती है वो जो सोल्यूशन है उसके कंडक्टेंस क्या होगा। ये तो आप समझ लिया। इसके बाद देखो और एक बात होती है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में कंडक्ट करती है आयन, सही बात है। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखो, आयन के चार्ज जो होती है उसमें क्या होता है, किसी के 1 पॉजिटिव होती है, किसी के 2 पॉजिटिव होती है, किसी के 3 पॉजिटिव होती है, किसी के भी 1 नेगेटिव होती है, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव ऐसे होती है। तो मतलब क्या है, जिसके चार्ज ज्यादा है उसके पास इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने की क्षमता भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो आयन के चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी कंसीडर करना होगा हमें, वो क्या है, आयन का रेडियस क्या होगा। देखो रेडियस के ऊपर आप बोलोगे सर रेडियस के साथ क्या मतलब होती है, देखो रेडियस के ऊपर होती है एक बात आती है, चार्ज का डेंसिटी क्या होती है। देखो चार्ज डेंसिटी जितने हाई होगा ना, चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है, चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा, देखो चार्ज डेंसिटी मतलब मान लो कि ये एक आयन है, क्या है, एक कैटन है, इसमें एक पॉजिटिव है और ये एक आयन है, ये भी एक पॉजिटिव है। तो देखो सीधी बात है, इसके साइज छोटा है, इसके साइज बड़ा है, मतलब क्या है, इसके जो रेडियस है, इसके रेडियस क्या है, कम है, ये R1 है, और ये क्या है, ये R2 है, इसके भी दोनों के भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो R2 है। तो सीधी बात क्या है, R2 ग्रेटर देन R1। तो ये होने के कारण देखो इसमें जो चार्ज का डेंसिटी है इसमें ज्यादा है और इसमें चार्ज का डेंसिटी कम है, क्योंकि इसके ये जो इतने स्पेस पे ये पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और ये इतने छोटा सा स्पेस में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो चार्ज डेंसिटी डिफरेंस हो जाएगा। और चार्ज डेंसिटी जब डिफरेंस होती है ना भाई, उसके साथ साथ सॉल्वेशन एनर्जी भी घट जाती है, बढ़ जाती है। तो ये एक अलग बात है। आपका जो जानना, यदि आप इसमें और ज़्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन इसमें डिस्कस करते जाएंगे तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आप संक्षेप में जानिए कि जो जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है वो जो कंडक्टेंस होती है वो चार्ज डेंसिटी के ऊपर निर्भर करती है। मतलब क्या, कंडक्टेंस चार्ज के साथ साथ चार्ज आयन के जो चार्ज होती है उसका डेंसिटी के ऊपर भी निर्भर करती है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। देखो तीसरा पॉइंट में क्या होती है, तीसरा पॉइंट में आती है, देखो जो सॉल्वेंट है, मतलब जिसमें हम सॉल्यूशन बनाया है उसके जो सॉल्वेंट है उसका नेचर क्या है, उसका पोलैरिटी क्या है, उसका विस्कोसिटी क्या है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। विस्कोसिटी मतलब ज़्यादा होगा तो क्या उसमें आयन जाने के लिए प्रॉब्लम होगा, तो उसी के कारण क्या होगा, उसके कंडक्टेंस भी गिर जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगा, विस्कोसिटी के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद क्या होती है, देखो एक और एक बात आती है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर एक
एक ध्यान देने की बात होती है टेम्परेचर। देखो हमने देखा मेटालिक वायर में जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, जब टेम्परेचर बढ़ते रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। मतलब क्या, उसका इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के जो कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ने के समय वो घट जाती है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन में उल्टा होती है। सॉल्यूशन में क्या होती है, देखो सॉल्यूशन में क्या होती है, सॉल्यूशन में जब टेम्परेचर बढ़ती है उसका कंडक्टेंस बढ़ जाती है, उसका कंडक्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये आप बात ध्यान रख लीजिए। और इसके बाद देखो एक बात आती है जो कॉन्सेंट्रेशन, हमने कितने अमाउंट तक वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में देकर वो सॉल्यूशन बनाया था। जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्योंकि देखो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा क्योंकि तो ज्यादा सीधी बात है कि एक सिंपल में बात है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ज्यादा आयन की अवेलेबिलिटी होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये ऐसे नहीं होती है, उसमें और एक फैक्टर आती है डिसोसिएशन के नाम का। लेकिन हम अभी इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे हैं, हम सीधी देखते हैं ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके ऊपर ये जो कंडक्टेंस वो डिपेंड होती है। तो ये पांचों पॉइंट आप याद रख लीजिए, इसके आप बहुत ही काम आती है। देखो ये पांचों पॉइंट है जिसमें आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करते हैं। पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, इसके बाद आती है साइज एंड चार्जेस ऑफ आयन, इसके बाद आती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, इसके बाद क्या होती है जो टेम्परेचर, ये सब होती है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप याद रख लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम एक छोटा सा बात है वो होते हैं कंडक्टेंस कैसे मेजर करते हैं हम। देखो पहले जो पुराने के दिन जमाने थे उसमें क्या होते कंडक्टेंस के हम एक व्हिटस्टोन ब्रिज के सहायता से माप लेते हैं। कंडक्टेंस के हम एक रेजिस्टेंस धरते हैं, उसके बाद और तीनों रेजिस्टेंस लगाकर हम व्हिटस्टोन ब्रिज बनाते हैं, उसके सहायता से हम मापते हैं। लेकिन आजकल क्या होते हैं ना, एक कंडक्टेंस मापने के एक मीटर आ जाती है, उसमें आप सोल्यूशन डाल दोगे, उसके साथ अब डीसी मतलब एक बैटरी ऐड कर दोगे तो कंडक्टेंस सीधे आ जाएगा। तो वो क्या हो गया, एक सेल हो गया। उसके सेल के साइज होती है, देखो मान लीजिए कि ये कंडक्टेंस सेल है, ऐसे सेल हो गया। ये दो इलेक्ट्रोड है, क्या है, ये दो इलेक्ट्रोड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है। ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो हम माइनस तो लेफ्ट में लिखते हैं, माइनस यहाँ से लिखते हैं और प्लस यहाँ हो गया। तो ये हो गया। और कुछ सेल होती है ऐसे, जैसे इस टाइप का भी सेल होती है। तो मतलब क्या, देखो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड होती है और इसमें भी ये इलेक्ट्रोड होती है, इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। तो इलेक्ट्रोड के जो लेंथ होती है, एक इलेक्ट्रोड की जो लेंथ होती है वो पहले हमने देखा था, उसके हम एल कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड के एक इलेक्ट्रोड के लेंथ है वो क्या है, एल है। और इसके बीच में जो एरिया है इसके हम ए कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये होती है। और इसके भी एल होगा और ए होगा। तो आप देख रही है कि ये जो सेल है ना, ये सेल के लिए, एक सेल के लिए एल बाई ए एक कांस्टेंट होती है और दूसरे सेल के लिए एल बाई ए और कांस्टेंट होती है। मतलब क्या, एक सेल के आप जो भी सोल्यूशन डालिए उसकी एल बाई ए जो वैल्यू है वो एल बाई ए कांस्टेंट है। इसके हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इसके हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। एल बाई ए क्या होती है, सेल कांस्टेंट, ये होती है सेल कांस्टेंट। इसके हम लिखते हैं जी स्टार की तरह। जी मतलब क्या, कंडक्शन, वो जी क्या हो जाएगा, ये स्टार हो जाएगा, जी स्टार हो जाएगा एल बाई ए। तो ये यही क्या होती है, सेल कांस्टेंट हो गया। इसके हम लिखते हैं आर इंटू कप्पा। हम जो पहले जो रिलेशन देखा था कप्पा, उसके साथ हम जब ये कंपेयर करते ये होते सेल कांस्टेंट इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कप्पा। तो मतलब क्या, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखो ये कप्पा हो गया हमारा क्या, सेल कांस्टेंट। एक सेल के लिए तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, एक सेल के लिए कांस्टेंट होती है। तो क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट बाय आर।
तो जब आप इसके जब ह्यूस्टन ब्रिज के साथ कनेक्ट करोगे, इसके साथ जब ह्यूस्टन ब्रिज के कनेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ये आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा, वो ब्रिज से, ब्रिज की जो ये है रेजिस्टेंस है उसके आप साथ आर मिल जाएगा। वो आर के साथ आप सेल कांस्टेंट आप वैल्यू जाना है, उसके जब रेशियो लेंगे तो ये कप्पा हमें निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेल कांस्टेंट। तो देखिए इसके बाद आते हैं हमें मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, आपने देखा कंडक्टिविटी कप्पा क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा होती है, कप्पा। और मोलर मतलब क्या है, आप जानते हैं मोलर मतलब क्या है, जो एक मोल में और सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन है वो यूनिट कंसंट्रेशन में उसका कंडक्टिविटी क्या है, वही होगा मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या है, कंडक्टिविटी बाय सी। सी मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है सी, वो हो गया। जब उसका हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी के हम लिखते हैं क्या, लैम्डा। ये जो होती है ए के तरफ, ये इसके हम कैपिटल लैम्डा कहते हैं। आप एक ए लैम्डा देखे थे जब वेवलेंथ का हम डिनोट करते हैं, ये इस तरह लैम्डा, और ये स्मॉल लैम्डा होती है, और ये जो होती है ये होती है कैपिटल लैम्डा, ये के तरफ। तो ये हो गया हमारा लैम्डा, ये क्या हो गया मोलर कंडक्टिविटी, इसीलिए हमें लिखना पड़ा मोलर लैम्डा एम। तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो गया, कप्पा बाय सी। आप याद रख लीजिए लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या हो गया कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। सी इक्वल टू হচ্ছে सी इक्वल टू कंसंट्रेशन, किसके कंसंट्रेशन, वो जो सॉल्यूशन है ना उसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया सी। तो देखो सी के यूनिट क्या होगा, सी की यूनिट होगा जो मोल, कितने मोल है उसके डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या है। तो सी के कंसंट्रेशन, सी की यूनिट क्या होगा, मोल इनटू मीटर टू द पावर माइनस क्यू, मोल पर मीटर क्यूब, मतलब मोल पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब, और वो हो जाएगा मोल मीटर क्यूब इनवर्स। तो ये हो गया हमारा सी का यूनिट हो गया। और कप्पा का यूनिट क्या होती है, कप्पा का यूनिट क्या होती है, कप्पा का होती है सीमेंस मीटर इनवर्स। तो देखो लैम्डा एम के यूनिट क्या होगा, लैम्डा एम की यूनिट हम निकलती है, तो लैम्डा एम ऊपर में क्या हो जाएगा सीमेंस मीटर इनवर्स, और नीचे में मोल मीटर। तो ये क्या हो गया सीमेंस हो गया, और मोल ऊपर में जब जाएगा तो क्या होगा इनवर्स होगा, और ये क्या होगा ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा मीटर पावर कितना है माइनस, और ये जो 3 ऊपर में जाएगा तो ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा हो गया मोलर कंडक्टिविटी। अब इसका हम जब देखो रीअरेंज कर लेती हम, कैसे रीअरेंज, इसके हम इस तरह से रीअरेंज कर लेती है, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया हमारा किसका यूनिट, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसका यूनिट हो गया हमारा। ये आप याद रख लीजिए यूनिट ऑफ लैम्डा एम। लैम्डा एम के यूनिट क्या होगा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो हम देखते हैं जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टिविटी के चेंज कैसे होती है। तो देखो कंडक्टिविटी मतलब क्या होती है, जो सेल की होती है। तो उसमें देखो मान लो कि ये एक सेल है, ये क्या है एक सेल है, तो कंसंट्रेशन जैसे घटेगा, कंसंट्रेशन मतलब क्या, मतलब मान लीजिए इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, 1 मोल था, तो ये इसमें एक कंडक्टिविटी क्या था जी था, और इसमें क्या है हाफ मोल हो गया, हाफ मोल हो गया इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा ये G2 हो गया, ये G1 था G2 हो गया। तो देखिए इसमें मोल्स घट गया, मोल घटने के बाद क्या होती है, देखिए मोल घटने के साथ साथ क्या होती है, जो नंबर ऑफ आयन है वो तो घट गया। तो जब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर जाएगा तो क्या जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करने के जो कैरियर होती है वो ही तो घट गया, वो कम हो गया। तो मतलब क्या
तो जो इलेक्ट्रिसिटी लो कंडक्ट हो जाएगा, उसके कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मतलब क्या है, जो मोलर कंडक्टिविटी सॉरी जो कंडक्टिविटी होती है, तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या, सॉल्यूशन जितने डाइल्यूट होते जाएगा उसके साथ साथ कंडक्टिविटी भी घटेगा। तो ये बात आप याद रख लीजिए, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन जितने घटेगा, कॉन्सेंट्रेशन जैसे घटेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन एक घट रहे हैं तो जी भी घटेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या बढ़ रही है, जी भी बढ़ेगा, ऐसे ही होगा। हाँ, आप याद रख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखो, मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या होती है, एक मोल के जो कंडक्टिविटी होती है ना, एक मोल के जो कंडक्टिविटी होती है वही तो मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या होती है, एम इक्वल टू क्या होती है, कंडक्टिविटी जो होती है क्या होती है, कप्पा, कप्पा बाय क्या होगा, सी होगा। तो सी मतलब क्या है, मोल, सी मतलब मोल पर वॉल्यूम, ये ही होती है। तो देखो इसमें हम जब ये लिख देती है क्या होती है, कप्पा, कप्पा बाय मोल, मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो क्या होगा, कप्पा कप्पा हो गया, कप्पा बाय मोल इनटू भी। तो देखो हम जब मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी में मोल संख्या कितने होती है, मोल होती है वन मोल। तो ये मोल जब 1 हो जाती है तो इसमें क्या होती है, मोल 1 होने के कारण क्या होती है, ये कप्पा इंटू भी होती है। तो यही होती है हमारा मोलर कंडक्टिविटी, क्या होती है, ये होती है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। ये फॉर्मूला आप कैसा रहे याद रख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, भूल जाओगे बाद में। तो इसके समय देखो क्या होती है, आप मान लीजिए कि एक सेल लिया है, इस सेल में हम कंडक्टिविटी के चेक कर रही है, क्या होती है इसकी कंडक्टिविटी क्या है, हम देख रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होते हैं, एक सॉल्यूशन आप ले लिया, इतने सॉल्यूशन ले लिया और इतने इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। तो इस ये कॉन्सेंट्रेशन में इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, एक K1 होगा, इसके लिए इसका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी M1 हो जाएगा। अब इसके डाइल्यूट कर रहे हैं, देखो इसमें एक ध्यान देने की बात है, जब इसके डाइल्यूट करोगे क्या होते हैं, आप तो मोल संख्या घटा नहीं सकते क्योंकि इसमें मोलर है, मोलर यूज हुआ है। तो मोलर यूज होने के कारण क्या, इसके जो इलेक्ट्रोलाइट के जो क्वांटिटी है वो 1 मोल ही रखना होगा, उससे घटाना नहीं है, क्योंकि इससे घटाने से उसका मोलर जो वर्ड है वो घट जाएगा। तो इसके लिए क्या है, इसका आप 1 मोलर ही रखना है, लेकिन उसका आप डाइल्यूट करना है। तो कैसे करोगे, इसके और सॉल्वेंट डाल दोगे, इसका और सॉल्वेंट डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। तो देखो इसे बढ़ने के कारण क्या होगा, ये जो भी है ना, ये भी क्या है, बढ़ जाएगा। तो ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि भी तो इंक्रीज कर रही है, ये भी क्या हो रही है, ये इंक्रीज कर रही है। इसी के कारण क्या होगा, ये जो लैम्डा एम है ये मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते हैं। लेकिन इसमें और एक साथ साथ एक बात होती है, देखो इसमें और एक बात होती है, वीक और स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होती है ना, उसमें एक फैक्टर आ जाती है। जैसे डाइल्यूट होती है ना, जैसे वॉल्यूम बढ़ती है, मोल संख्या कम फिक्स रहती है और वॉल्यूम बढ़ती है तो डाइल्यूट होती है। तो जब डाइल्यूट होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी के कारण क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो मोलर कंडक्टिविटी वो डाइल्यूशन होने के साथ साथ बढ़ जाती है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है, जो जब डाइल्यूशन होती है, मतलब डाइल्यूशन जब बढ़ती है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितने घटती है
उसके जो डिसोसिएशन हो बढ़ जाती है, और डिसोसिएशन बढ़ने के कारण क्या होती है, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ आयन ज़्यादा हो जाती है। इसी के कारण क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूट होने के बाद बढ़ जाती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है उसमें क्या होती है, उसमें वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो इन दोनों फैक्टर के हम एक फॉर्मूला से हम लिखते हैं, देखो एक ग्राफ के तरह लिखते हैं। देखो ग्राफ में हम इजीली एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कैसे होती है वो चेंज। देखो हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसमें जो y एक्सिस है इसमें हम लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा है, और ये जो x एक्सिस है इसमें हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन के रूट लेते हैं। तो देखो इसमें हम पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट के देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो ग्राफ होती है देखो वो क्या होती है, इससे ऐसे आती है, ये क्या होता है, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देखो इधर से जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और इधर आओगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन घट रहे, कॉन्सेंट्रेशन घट रहे, और कॉन्सेंट्रेशन एक टाइम घटने के बाद इसके जो मोलर कंडक्टिविटी रैपिडली इंक्रीज कर जाती है। क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज कर जाती है, रैपिडली इंक्रीज करती है। ये क्या होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब मान लीजिए कि ये एसिटिक एसिड हो गया, CH3C डबल H हो गया, ये क्या होगा, एसिटिक एसिड। देखो इसमें क्या होगा, ये यहां से क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन घट रहे, एक समय से यह क्या हो रही है, देखो इस पॉइंट तक था, लेकिन इस पॉइंट से देखो इसमें कॉन्सेंट्रेशन यह था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो यहाँ चला गया। तो और इसके कंडक्टिविटी यह था, इसके कंडक्टिविटी यह था, लेकिन जब थोड़ा बार गया यहाँ से यहाँ तक आ गया, थोड़ा बार गया तो इसके कंडक्टिविटी कितने हाई हो गया, देखो इतने तक चला गया, लेकिन कंसंट्रेशन घटा इतने तक, लेकिन जो कंडक्टिविटी बढ़ा देखो ऐसे बढ़ गया। और देखो, और जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लेती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऐसे कर्व होती है, ऐसे जाती है, ऐसे क्या होते हैं, देखो ये जो इसमें क्या होते हैं, एक कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इधर जाती है, एक एक्सिस में ऐसे जाती है, इधर से जाती है, तो एक एक्सिस में इधर जाने के कारण क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन घट रहे हैं, और देखो साथ साथ जो मोलर कंडक्टिविटी वो भी बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं केसीएल के ग्राफ होती है। ये केसीएल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होती है, किसी का भी ऐसे होती है, मतलब सभी का ऐसे पैरेलल होते हैं, किसी का ऐसे होती है, स्टीफनेस कम होती है, बढ़ती है, ऐसे होती है, लेकिन क्या होते हैं, ऐसे ही होगा। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट उसके ग्राफ ऐसे होगा। तो देखो एक टाइम में जब डाइल्यूशन बहुत लो हो गया, उसमें क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी बहुत बढ़ गया। तो इसमें एक बात आती है, ये जो ग्राफ है ना, ये क्या है, इसका आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे, तो एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद ये क्या होगा, ये वाई एक्सिस में एक पॉइंट में ये क्रॉस करेगा। इसके ये हम मान लीजिए इसके क्या कहे थे, ये लैम्डा एम नॉट, मतलब क्या, देखो इसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन लगभग जीरो है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये जीरो है। इस जीरो कॉन्सेंट्रेशन में कंडक्टिविटी क्या है, देखो एक्चुअल में क्या है, आपने जीरो कॉन्सेंट्रेशन तो होगा नहीं, क्योंकि जीरो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम बहुत हाई हो जाएगा। और उसमें और एक बात होगा, जीरो कॉन्सेंट्रेशन के मतलब क्या है, जो आयन है वो ना के बराबर एब्सेंस है, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना पॉसिबल नहीं है। उसीलिए हम एक ग्राफ के क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर देती है, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो इसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन आ जाते हैं एम लैम्डा जीरो। तो लैम्डा एम नॉट, ये लैम्डा एम नॉट के क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये लिमिटिंग कब आती है, जब कॉन्सेंट्रेशन C टेंड्स टू जीरो हो जाती है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही डाइल्यूट हो जाती है, तब तो ये जो लैम्डा कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है उसके हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है ना, उसके हम एक ये जो ग्राफ के जो नेचर है एक फॉर्मूला के तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे होती है, देखो ये जो लैम्डा हो गया, ये क्या हो गया, लैम्डा एम हो गया, मतलब मोलर कंडक्टिविटी। इसके बाद ये लैम्डा एम नॉट जीरो हो गया, माइनस ए इंटू रूट सी हो गया। ये हो गया हमारा ग्राफ के जो नेचर है।
तो आप जानते हैं ये क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y समान mx प्लस इक्वल टू y इक्वल टू ये क्या हो गया, ये c हो गया माइनस ये क्या हो गया mx हो गया। तो c मतलब क्या है, ये लैम्डा m नॉट, ये जो ये हो गया लैम्डा m नॉट की वैल्यू, और इसमें m क्या हो गया, m हो गया माइनस ये हो गया। तो इसका स्लोप जो है, ये इस एक्सिस के जो स्लोप है ये क्या होगा, ये स्लोप होगा माइनस ये होगा, इसका क्या होगा स्लोप होगा। ये किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। ये ग्राफ किसके लिए होती है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं निकल सकते डायरेक्टली, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टिविटी होती है वो आयन के ऊपर ही निर्भर नहीं करती है, उसके और एक फैक्टर रहती है, जब कंसंट्रेशन जितने डाइल्यूट हो जाती है उसमें आयन के संख्या बढ़ जाती है, आयन बढ़ जाती है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें आयन संख्या फिक्स्ड ही है, एक मोलर में कंसंट्रेशन जो भी हो उसके जो आयन होगा कैटायन और एनायन उसका नंबर फिक्स्ड है, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। लेकिन उसमें कंसंट्रेशन बढ़ते हैं क्योंकि आयन का जो सेपरेशन हो जाती है और फैक्टर होती है, उसी के कारण ये कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो नेचर अलग होती है। तो देखो इसमें एक बात होती है, ये जब हम डिस्कस करते हैं हमें एक बार समझ में आया, जो कंडक्टिविटी सारी जो कंडक्टिविटी होती है वो मोलर कंडक्टिविटी होती है, और कंडक्टिविटी जो भी होती है तो वो क्या होती है, वो आयन के ऊपर निर्भर करती है। तो ये पर्यवेक्षण करने के बाद कोलर्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक लॉ दिया था। उन्होंने बोला देखो जो कंडक्टिविटी होती है, एक इलेक्ट्रोलाइट के जो कंडक्टिविटी होती है उसमें जितने उसके जो आयन है वो आयन के एक एक आयन का जो कंडक्टिविटी होती है उसी के सम होगा वो इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी। तो देखो हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कि एक KCl हम ले लिया, KCl हम ले लिया, तो KCl के जो मोलर कंडक्टिविटी, KCl कैसे, देखो KCl डिसोसिएट होती है कैसे, KCl ऐसे डिसोसिएट होती है K प्लस प्लस Cl माइनस, एक KCl में क्या होती है, एक KCl में एक पोटेशियम आती है और एक क्लोराइड आयन आती है। तो जो KCl की जो मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl है ना, वो क्या होगा, वो जो K प्लस का कंडक्टिविटी और Cl माइनस का जो कंडक्टिविटी होती है उन दोनों को कंडक्टिविटी के सम होगा, इन दोनों के कंडक्टिविटी के सम होगा, वो मोलर कंडक्टिविटी है। और देखो एक बात और है, ये तो ऐसे ये होगा K प्लस और Cl माइनस, तो ये होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये कब होगा, जब ये डाइल्यूशन में है, मतलब लिमिटिंग कंडीशन में है, ये लिमिटिंग कंडीशन में है तब होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। ये इसके हम कहते हैं कोलरस लॉ। क्या कहते हैं, कोलरस लॉ। तो कोलरस लॉ के यूजफुल क्या होती है, देखो कोलरस लॉ के बहुत यूजफुल यूज होती है। कोलरस लॉ के पहले जो यूज होती है, देखो आप इस फॉर्मूला में आपके क्या मिलते हैं, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के जो कंडक्टिविटी वो मिल जाती है। तो आप मान लीजिए कोई अननोन जो सॉल्ट है उसमें आपको कैटायन पता नहीं है, और वो जो एनायन है उसके आप पता है क्या है उसको। तो जब एनायन है उसके आप कंडक्टिविटी एक लिस्ट मिलती है, तो उसमें लिस्ट से पता करके हमें पता चलते है उसके कंडक्टिविटी, उस आयन के कंडक्टिविटी, एनायन के कंडक्टिविटी इतने हैं, तो इतने हैं। और हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें वो इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। इसके इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद उसका कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से हमें वो जो पहले जो हमें आयन के जो कंडक्टिविटी देखे था उसके जब हम डिडक्ट करेंगे तो हमें कैटायन का कंडक्टिविटी आ जाएगा। ऐसे बात होती है। इसे तो मतलब क्या, कैटायन और एनायन जो है उसके हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक कोलरस लॉ का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस और वीक एसिड होती है उसके कंडक्टिविटी क्या होती है वो हमें पता नहीं चलती है, क्योंकि देखो जब मोलर
इसके तो आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। देखो ये क्या हो गया, ये तो ग्राफ पैरेलल हो गया, इसका आप एक्स्ट्रापोलेट करके इसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकल सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन आप तो H+ का तो कंडक्टिविटी निकाल ही सकते हो, क्योंकि HCl लेते हो, HCl ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, उसमें क्या है आपका जो हाइड्रोजन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो आपका मिल जाएगा। और देखो एसिटिक एसिड के मापने के लिए आप एसिटेट आयन लीजिए, CH3COONA ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा, वो एसिटिक एसिड और सोडियम आयन की कंडक्टिविटी दे देगा। तो आप इन दोनों के जब ऐड करोगे तो उसमें आपका एसिटिक एसिड के मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। जैसे ऐसे होती है, देखो ये हम क्लियरली आपको समझा देती है। देखो हम एसिटिक हम ये मान लीजिए कि ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये डिसोसिएट करके न्यू प्लस नंबर ऑफ क्या कैटायन दे रही है और क्या है न्यू माइनस नंबर ऑफ एनायन दे रही है। तो देखो ए और बी जो है ना, उसको जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ए बी के होगा, वो क्या होगा, वो न्यू प्लस के हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ये क्या होगा लैम्डा एम प्लस ऑफ न्यू माइनस ऑफ इंटू लैम्डा ऑफ नॉट ऑफ बी माइन। तो मतलब क्या, ये जो कैटायन के जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसके साथ साथ ये जो कैटायन के जो स्टोइचोमेट्रिक नंबर, मतलब ए बी डिसोसिएट होकर कितने कैटायन देते हैं उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली बी के जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसके साथ बी के जो स्टोइचोमेट्रिक नंबर, इसके हम कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक नंबर, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम ए बी के जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह से देखो मान लीजिए कि आप एसिटिक एसिड के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहती है, तो एसिटिक एसिड के जब निकाल लोगे तो क्या होगा, पहले देखो एसिटिक एसिड मतलब क्या होती है CH3COOH, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या होगा, ये तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में आते नहीं, लेकिन देखो अब जब CH3CONA इसके साथ जब आप NaCl ले लिया, इसके बाद क्या है HCl ले लिया, इसके साथ आप HCl ले लिया, तो देखो इसमें क्या होगा, इसके जब हम मोलर पर लिमिटिंग करेंगे तो क्या होगा, इसमें एसिटेट आयन ACO, एसिटेट आयन के ACO भी लिखते हैं, ये होगा। इसके बाद क्या होगा लैम्डा Na प्लस आ जाएगा, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसके बाद देखो हमें ये डिडक्ट करना होगा NaCl, क्योंकि हमें Na नहीं चाहिए, तो NaCl क्या होगा इसमें डिडक्ट करना होगा। तो इसके क्या है NaCl के क्या है लैम्डा ऑफ Na प्लस होगा, नॉट होगा, और इसके बाद क्या होगा लैम्डा ऑफ Cl माइनस नॉट होगा। तो देखो इसमें क्या है Na काट गया, और इसमें देखो हमें क्या है, इसमें लैम्डा ऑफ नॉट ऑफ H प्लस ये प्लस है, प्लस हो लैम्डा नॉट ऑफ क्या है Cl माइनस। तो देखो Cl माइनस काट गया, तो हमें क्या मिला, तो एसिटेट आयन हो गया ना। तो मतलब क्या है, ये जो पूरे जो एसिटेट आयन, तो ये जो हम एसिटेट आयन के जो हम निकल रहे थे इसमें, और इसके साथ NaCl के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बात दिया और HCl के भी ऐड कर लिया। तो इन दोनों के करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या होगा, वो एसिटेट आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गया, और प्लस हो गया हाइड्रोजन आयन का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो यही हो गया, तो क्या है यही हो गया एसिटिक एसिड के जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, यही होगी हो जाएगा क्या जो एसिटिक एसिड के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यही होगा। तो ये क्या है, इससे हमें मिल गया। तो देखो ये आप याद रख लीजिए, ऐसे होती है जब हमें कोई कैटायन और एनायन के नहीं मिलते डायरेक्टली, तो हम एक कोलरास लॉ का यूज करके ऐसे हम निकल सकते हैं। आपको समझ में ना आ जाए तो कमेंट करके बता दीजिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखो और एक छोटा सा बात है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है उसका क्या होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट होती है, उसका वो क्या होता है डिसोसिएट करती है,
तो देखो उसका डिसोसिएट कांस्टेंट के साथ साथ उसके जो मोलर कंडक्टिविटी है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों के रिलेशनशिप है। तो देखो, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होती है, मान लीजिए कि एक CH3COOH है, ये क्या है CH3COOH, तो ये क्या होगा, एक मोल है, इसमें मान लीजिए कि फ्रैक्शन ऑफ CH3 एसीटेट आयन देती है, क्या है, ये फ्रैक्शन देती है। हम पहले आपको बता दिया कि जो ये फुल्ली डिसोसिएट नहीं करती, फ्रैक्शन देती है। तो मान लीजिए 1 मोल से कितना है, अल्फा तक एसीटेट आयन हुआ और ये भी अल्फा हुआ, तो इसमें जो है बाचा कुचा कितने होगा, 1 माइनस अल्फा है, इसके बचेगा। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C होगा तो एक इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा अल्फा C, अल्फा 1 माइनस अल्फा C, इसके होगा अल्फा C, इसका अल्फा C होगा। तो देखिए इसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, ये समान क्या होगा, K मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन CH3COO इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हो गया। तो आप इसके ये वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा C इंटू अल्फा C बाय 1 माइनस अल्फा इंटू C, तो C काट गया, तो ये क्या ऊपर में क्या होगा, अल्फा स्क्वायर C बाय 1 माइनस अल्फा, ये हो गया। ये रिलेशन इतने तक हो गया, मतलब क्या हुआ, देखो हमें हटा देती है, ये सब हमें और जरूरत नहीं है, हम हटा देते हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ हमारा Ka इक्वल टू निकल कर आया अल्फा स्क्वायर C बाय 1 माइनस अल्फा, ये हमें हो गया। तो देखो इसके साथ साथ हमें अल्फा का एक वैल्यू है, अल्फा मतलब क्या, डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होती है, वो डिसोसिएशन क्या होती है, वो होती है लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो होती है। तो हम इसमें जब पुट करती है तो देखो इसमें क्या होता है, अल्फा मतलब लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट स्क्वायर इंटू C हो गया, बाय क्या हो 1 माइनस लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट, ऐसे हो गया। तो इसके बाद क्या हो गया, देखो ये हो गया लैम्डा m स्क्वायर इंटू C बाय, देखो इसमें क्या लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m, तो ये जो लैम्डा m नॉट ये नीचे आ गया, तो मतलब यहाँ क्या होगा, देखो इसमें हो जाएगा लैम्डा m नॉट स्क्वायर, लैम्डा m नॉट स्क्वायर बाय क्या है, ये जो लैम्डा m नॉट, ये लैम्डा m नॉट, तो ये दोनों काट जाएगा, काट के क्या होगा, ऊपर में शुद्ध लैम्डा m नॉट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, देखो हो गया ना। तो ये मतलब क्या होगा, ये मतलब ये हो गया। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ के रिलेशन क्या हो गया, लैम्डा m स्क्वायर इंटू C बाय लैम्डा m नॉट इंटू लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m, ये रिलेशनशिप हो गया। आप इसका अच्छे से याद रख लीजिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के देखो हमें जो लैम्डा से मतलब क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी से हमें जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वो हम निकल सकते हैं, उसके साथ साथ हमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ये वैल्यू निकल सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। तो यही होते हैं जो कंडक्टिविटी के इम्पोर्टेंस है, उसमें हम रिएक्शन के सारे कुछ निकल सकते हैं उसमें। इसके साथ साथ आप देखोगे जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने नाम ही सुना होगा, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी आयन के जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितने होते हैं वो भी हम निकल सकते हैं। तो ये इस इक्वेशन के यूज करके हम वो सब कर सकते हैं। तो देखो इसके साथ साथ हमें इसी से यही तक विराम देती है। अगले जो सेक्शन है उसके हम इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है वो डिस्कस करेंगे।